गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता को मुक्त कराने के लिए भारत के सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयासरत थे। उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को पूरी करवाने में लगे हुए थे, तो वहीं उग्र विचार वाले नेता थोड़े से उग्र तरीकों को अपना करके, इन उग्र विचारों वाले नेताओं का जो उग्र तरीका था वो था हड़ताल करना, आंदोलन करना, जुलूस निकालना, अपने समाचार पत्रों में ब्रिटिश सरकार के गलत कार्यों की निंदा करना, सरकार के विरुद्ध लिखना, लोगों को देश प्रेम के लिए जागृत करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना। तो ये तमाम चीजें उग्र विचार वाले नेताओं का तरीका था। ये जो है इन तरीकों को अपना करके अपनी मांगों को पूर्ण करवाना चाहते थे। लेकिन एक तीसरे प्रकार का भी दल था, या फिर कहें एक तीसरे प्रकार का विचार था, जो कि हिंसा का सहारा लेकर के, मतलब कि हिंसा, खून खराबा, मतलब कि बंदूक, बम, गोला, इन सब का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों के मन मस्तिष्क में भय उत्पन्न करके अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था, जिनको हम लोग क्रांतिकारी के नाम से जानते हैं। लेकिन उस जमाने में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी की संज्ञा दी जाती थी। भारत में इस प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन को दो चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण है वो स्वदेशी आंदोलन के समय शुरू होता है और लगभग 1915-1920 तक रहता है। इसके बाद जो द्वितीय चरण है वो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस लिए जाने के पश्चात युवाओं के मन में जो एक, क्योंकि काफी सारे जो युवा थे वो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उनका समर्थन कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। लेकिन अचानक से महात्मा गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो उन युवाओं के मन में काफी आघात पहुंचता है और महात्मा गांधी जी के अहिंसा की नीति को त्याग करके वो जो है हिंसा की ओर चले जाते हैं। तो वहां से फिर जो है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण आरंभ हो जाता है, जिसको हम लोग आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग केवल क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की चर्चा करेंगे। तो दो चरण आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम बात करें भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंबई प्रांत, उस जमाने में बंबई प्रांत हुआ करता था, जिसको आज हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। वैसे बंबई प्रांत के अंतर्गत उस समय ना आपका गुजरात आता था, काफी बड़ा था ये, इसको हम लोग आज महाराष्ट्र, तो आपके ऑप्शन में बंबई भी दे सकता है, महाराष्ट्र भी दे सकता है। बंबई से मतलब आज का बंबई शहर नहीं, उस समय पूरा का पूरा वो प्रांत हुआ करता था, जिसमें गुजरात का बहुत सारा क्षेत्र, महाराष्ट्र का बहुत सारा क्षेत्र आता था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत जो है बंबई महाराष्ट्र से होती है। देखिएगा 1919 में एक अधिनियम पारित हुआ था, रौलट एक्ट, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो वो जो एक्ट आया था ना, तो उसी समय ब्रिटिश सरकार ने ये बोला था कि ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत बंबई प्रांत से हुई है। और यहां पर भी वो एक घटना का जिक्र करते हैं जो कि 1997 के आसपास में घटित हुई थी। पूना में एक कमिश्नर था रैंड, उसकी हत्या कर दी गई थी। उस घटना को प्रथम क्रांतिकारी घटना, या फिर अंग्रेजों के शब्दों में प्रथम आतंकवादी घटना माना है अंग्रेजों ने। तो ये अंग्रेजों का मैं बता रहा हूं। और ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की पहली राजनैतिक हत्या भी कमिश्नर रैंड की हत्या को अंग्रेजों ने ही स्वीकार किया। अभी मैं बताऊंगा रैंड की हत्या किस तरह से हुई थी। तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत बंबई अथवा महाराष्ट्र से हुई है। अच्छा, एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इसकी शुरुआत क्यों हुई, मतलब इसके उदय के पीछे क्या कारण था। तो देखिएगा, हम लोगों ने देखा था कि भारत में उदारवादी विचारधारा की शुरुआत क्यों हुई, किस कारण से हुई, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण हम लोगों ने जाने। तो कुछ कुछ वही सब कारण जिम्मेदार हैं भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के शुरू होने की, मतलब कि भारत में अंग्रेजों का आर्थिक शोषण, मतलब कि जो अंग्रेजों द्वारा भारत में आर्थिक शोषण, यहां पर
जो अंग्रेजों की नीतियां हैं वो सब कुछ जो है जिम्मेदार थी। इसके अलावा समय समय पर जो अकाल पड़ रहे थे और उस समय ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करती थी, ये कारण था। भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, चाहे सैन्य सेवा हो या नागरिक सेवा हो, हर तरह से उनका जो है भेदभाव किया जाता था। तो ये तमाम कारण थे। कुछ अन्य प्रमुख कारण है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला है उदारवादियों की असफलता। देखिएगा, जो उदारवादी थे, जो कि अनुनय विनय संवैधानिक तरीकों को अपना करके अपनी मांगे स्वीकार करवाना चाहते थे, तो ये जो उदारवादियों के तरीके थे, इसके अलावा जो उग्रवादियों के तरीके थे, इन सब चीजों को जो क्रांतिकारी थे या फिर कहें उस समय के जो युवा थे जो थोड़े से एग्रेसिव थे, वो इन तरीकों को समर्थन नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को मारो और सीधे भारत से भगाओ, तो ये इनका विश्वास था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी के लेखों ने इन क्रांतिकारियों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणेशोत्सव मनाना शुरू किया। इसके बाद फिर शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किया। तो इन सब चीजों ने ना भारत के युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। इसके अलावा आगे चल करके बाल गंगाधर तिलक जी के लेखों ने जो युवा थे उनको काफी ज्यादा प्रेरित किया इस तरह के क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। तो आपको अगर पूछा जाए कि जो भारत में क्रांतिकारियों के उदय में किस राष्ट्रीय नेता, जो उग्रवादी नेता थे, उनके लेखों ने काफी प्रभाव डाला, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। इनके लेख, इनका समाचार पत्र था केसरी, उसमें ये लेख लिखा करते थे, जिसको पढ़ पढ़ के ना काफी सारे लोग क्रांतिकारी बने थे। और इस केसरी के कारण बाल गंगाधर तिलक जी को एक बार 18 महीने की सजा हुई थी और एक बार 6 साल की सजा हुई थी, सिर्फ और सिर्फ उस पत्रिका में लेख लिखने के कारण। मतलब आप सोचिए कि जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी वो तिलक के लेखों से कितना घबराती थी, कितना डरती थी कि भाई इसको अंदर डालो, नहीं तो ये तो लेख लिख लिख के हमको बर्बादी कर देगा, इस टाइप से। तो ये कुछ कारण थे जो कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू करते हैं। अच्छा, एक ना आप विदेशों की घटनाएं आप ध्यान रखेंगे। आयरलैंड में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, रूस में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। तो इन दोनों चीजों ने भी भारत के क्रांतिकारियों को काफी प्रेरित किया। और कई बार तो भारत के क्रांतिकारियों ने रूस के क्रांतिकारियों के साथ मिल करके काफी सारी चीजें सीखी भी, जैसे कि बम बनाना, हथियार बनाना, सैन्य प्रशिक्षण, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो रूस और आयरलैंड, यहां के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी काफी प्रेरणा दिया इन क्रांतिकारियों को। तो ये सब चीज थी। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन तो था ही था, और स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे भी वही अनुनय विनय वाला काम ही चल रहा था। और जो उग्र विचार वाले नेता थे, जो कि स्वदेशी बहिष्कार, इस आंदोलन को बड़े लेवल पर फैलाना चाहते थे, उसको जो है उदारवादी नेताओं ने फैलाने नहीं दिया और उग्र विचार वाले नेताओं को सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से ही बाहर कर दिया। तो ये तमाम चीजें थी जिन्होंने भारत में युवाओं को क्रांतिकारी या फिर कहें हिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो हम लोग आते हैं अपने बंबई में, आते हैं बंबई से इसकी शुरुआत हुई। तो बंबई में एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जिसको क्रांतिकारी आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के। तो इनको श्रेय दिया जाता है भारत में पूरा जो क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांतिकारी गतिविधि है, उसको शुरू करने का। ये जो है पहले ब्रिटिश सेवा में थे, बाद में फिर अंग्रेजों की सेवा से इनको मतलब खुश नहीं थे, तो वो हाथ छोड़ देते हैं। और फिर जब अकाल पड़ा था 1876-77 में, तो उस टाइम जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों की किसी तरह से कोई मदद नहीं करती है। तो ऐसे समय में ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं और काफी कुछ करते हैं। उस टाइम पे लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं और इनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वासुदेव बलवंत फड़के, इनको जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीधा चापेकर बंधु। देखिएगा, चापेकर बंधु, ये लोग 3 भाई थे। चापेकर बंधु जो है 3 भाई थे। पहले थे दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर। तीसरे भाई थे वासुदेव चापेकर, वासुदेव चापेकर।
ये आपके हो गए दूसरे। तो देखिएगा ये तीनों जो है ना महाराष्ट्र के थे, मतलब कि उस जमाने के बंबई प्रांत में। अब मैंने पहले जिक्र किया कि जो बाल गंगाधर तिलक जी के लेख थे वो भारत के युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेरित करता था इस तरह के कुछ कड़े कदम उठाने के लिए। तो ये बात उस समय की है जिस समय पूना, ये लोग पुणे के थे, जो बंबई में है ना महाराष्ट्र में पूना, तो वहां के थे। तो वहां पर जो है काफी भयंकर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक बीमारी हुआ करती थी जो कि पहले काफी होती थी, अब तो प्लेग का नामो निशान ही मिट चुका है। ये चूहों से होता है मूलतः प्लेग। तो क्या था कि प्लेग फैला हुआ था और हालात जो है काफी खराब थे और जो ब्रिटिश सरकार है वो कोई उचित कदम नहीं उठा रही थी भारतीयों के लिए। तो ये जो भाई थे चापेकर बंधु, ये तिलक जी से बड़े प्रभावित थे, तिलक जी के लेखों से काफी प्रभावित थे। और दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने मिलकर के एक व्यायाम मंडल नामक संस्था की स्थापना की। व्यायाम मंडल, जहां पर ये उस समय के नवयुवकों को अस्त्र शस्त्र चलाना और साथ ही साथ शरीर को किस तरह से बलिष्ठ करना है वो सारे कुछ सिखाया जाता था। तो व्यायाम मंडल आपको याद रखना है चापेकर बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था। अब जैसा मैंने बताया प्लेग फैला हुआ है, तो जो प्लेग है ना ये काफी ज्यादा फैल गया था, मतलब बहुत ही ज्यादा विकराल रूप इसने धारण कर लिया था प्लेग। और जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो है प्लेग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वैसे तो प्लेग पर नियंत्रण स्थापित उस समय नहीं किया जा सकता था, हां जो इसके शिकार हो रहे हैं उसकी उचित देखभाल किया जा सके और लोग जो है इसके शिकार न हो, लोगों को जागरूक करना किस तरह से इससे बचना है, तो उस सब काम के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया गया था जिसका नाम था रैंड, ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर रैंड। इसके नाम के आगे रैंड आप लोग लगा लेंगे। एक और ब्रिटिश अधिकारी था आर्मस्ट्र, ये एक और एक अधिकारी था। तो ये दो जो है पूना में नियुक्त थे, बड़े लेवल के अधिकारी थे। अब तिलक जी के लेखों से ये तीनों प्रभावित थे। अब चूंकि ये लोग कुछ काम तो कर नहीं रहे थे, बस अपना लगे हुए थे अपना पेट भरने में, मतलब जो भी इनको वहां से माल मिल सकता था सब कुछ समेटने में लगे हुए थे। अब होता क्या है, ये जो दो भाई दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों ने ना 22 जून 1897 को इन दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी। किन दोनों ने? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तो ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी घटना थी। देखिएगा, अगर मैं ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की बात करूं तो इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हो चुकी थी। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वहां जो है उतना सिक्योरिटी था नहीं, एक कैदी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की। तो उसके बाद ये जो है काफी बड़ी घटना थी और ये असल में ये प्रमुख बड़ी घटना थी। तो रैंड जो कि एक कमिश्नर था पूना में, तो इसकी हत्या कर दी, दोनों की, आर्मस्ट्र और रैंड। काफी बार पूछा गया है कि इन्होंने हत्या की, तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने। अब इन दोनों को जो है बहुत ही जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता है और मृत्यु दंड दिया जाता है। अब देखिएगा, यहां पर जिसने गिरफ्तार करवाया था ना, जिस व्यक्ति ने इन दोनों के विषय में जानकारी दी थी पुलिस को, उसका नाम था गणेश शंकर द्रविड़। गणेश शंकर द्रविड़। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने मुखबिरी की थी, तो गणेश शंकर द्रविड़, इसने जो है मुखबिरी की थी। अब क्या हुआ, इसके मुखबिरी, इसने जो है अंग्रेजों को सूचना दी इन दोनों भाइयों के विषय में। दोनों पकड़ लिए जाते हैं, दोनों को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। उसके बाद जो तीसरा भाई था, ये बड़ा गुस्सा हो गया कि भाई मेरे भाइयों को तूने पकड़वाया, मेरे भाइयों के बारे में तूने अंग्रेजों को बताया, इस टाइप से ये गुस्सा हो जाता है। और ये जो है वासुदेव चापेकर अपने एक मित्र महादेव विनायक रानाडे के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर देता है। तो दो लोगों ने मिलकर के, देखो इन दोनों को जो है, इन दोनों ने, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, रैंड और आर्मस्ट्र की हत्या की। उसके बाद जो है गणेश शंकर द्रविड़, इसने जो है पकड़वा दिया। तो वासुदेव चापेकर अपने मित्र महादेव विनायक रानाडे,
इनके साथ मिल करके इस गणेश शंकर द्रविड़ इसकी हत्या कर दी जाती है इन दोनों के द्वारा। बाद में इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये जो है एक बड़ी घटना थी 1997 के आसपास में, 1897 के आसपास ये घटित हुई थी। और इस घटना के लिए ना बाल गंगाधर तिलक जी को भी जिम्मेदार माना गया, क्योंकि उनके जो लेख प्रकाशित होते थे उनके पत्रिकाओं में, उसी के द्वारा इन लोगों को प्रेरणा मिली इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। तो इनको तो सजा दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। अब तिलक जी को क्या किया जाए? तो अंग्रेजों ने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक जी को 18 महीने की सजा दे दी, 18 मास का सजा सुनाया गया, सिर्फ लेख लिखने के कारण। सोचिए, एक लेख से अंग्रेज इतना डर गई कि तिलक जी को जेल में डाल दिया गया 18 महीने के लिए। तो ये हुआ आपका पहला घटना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अच्छा, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ना, आगे चल करके 1908 से 1914 तक 6 साल के लिए फिर से जेल में डाल दी जाती हैं, वही फिर से पत्रिका में लेख लिखने के लिए। और जब उस समय अंग्रेजों ने तिलक जी को गिरफ्तार किया ना, तो पूना में मजदूरों ने हड़ताल किया, और हड़ताल जो है लगभग 6 दिनों तक चला था। यह तिलक जी के गिरफ्तारी के विरुद्ध हड़ताल किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं सावरकर बंधुओं के विषय में। सावरकर बंधु ये दो भाई थे, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। ये भी काफी बड़े क्रांतिकारी थे और इन्होंने भी जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, सावरकर बंधु के नाम से ये जाने जाते हैं। और इन्होंने ना मित्र मेला नामक एक संगठन की स्थापना की थी, और ये दोनों भी बंबई प्रांत के थे। तो अभी हम लोग बंबई प्रांत का पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम बंगाल पढ़ेंगे, फिर पंजाब पढ़ेंगे। तो सावरकर बंधु, देखो अभी मैंने चापेकर बंधु बताया, तो तीनों भाइयों का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं सावरकर बंधु। सावरकर बंधु तो दो भाई थे, एक थे विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, यही जो है ना वीडी सावरकर के नाम से विख्यात है, विनायक दामोदर सावरकर। दूसरे हैं गणेश सावरकर, गणेश सावरकर, सावरकर। इन दोनों ने मिलकर के एक संगठन स्थापित किया जिसको नाम दिया गया मित्र मेला। क्या नाम दिया गया? मित्र मेला, मतलब कि मित्रों का मेला। ये कब शुरू किया गया था? तो लगभग 1901 में इसको स्थापित किया गया था। मित्र मेला को कब शुरू किया गया था? 1901 में। उद्देश्य क्या था? तो नौजवानों को देश प्रेम के लिए प्रेरित करना और उनको जो है इस तरह के क्रांतिकारी कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना। तो ये मित्र मेला किन्होंने शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, दोनों में से किसी एक का नाम भी देगा तो वो भी आप लगा सकते हो। तो मित्र मेला 1901। अब देखिएगा क्या हुआ कि आगे चल करके जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, उन्होंने इस मित्र मेला को बदल करके अभिनव भारत नाम कर दिया। क्या कर दिया? अभिनव भारत। इस तरफ लिखते हैं अभिनव भारत, अभिनव भारत। कई स्थानों पर भारती भी आपको मिलेगा। अब देखिएगा, ये जो विनायक दामोदर सावरकर थे, जो वीडी सावरकर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वो ना इटली में जो मैजिनी द्वारा तरुण इटली नामक संगठन स्थापित किया था, उससे काफी प्रभावित थे। तो इसी कारण से वो जो है मित्र मेला को अभिनव भारत नाम देते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है। मैजिनी व्यक्ति का नाम है, तो मैजिनी का तरुण इटली, तरुण इटली, मतलब उनके इटालियन भाषा में कुछ और नाम रहा होगा, हिंदी में तरुण इटली। तो ये अभिनव भारत, तो दोनों का लगभग एक ही मतलब है, अभिनव भारत, तरुण इटली। तो ये इससे काफी ज्यादा प्रभावित था। ये फिर जो अपने विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, ये 1906 में इंग्लैंड चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? 1906 में इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए। और वहां पर जो है इनकी मुलाकात होती है श्याम जी कृष्ण जी वर्मा से, श्याम जी कृष्ण वर्मा से, जो वहां पर रहा करते थे। और उनका जो घर था ना, वो इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। और जितने भी विद्यार्थी भारत से उस जमाने में इंग्लैंड पढ़ने जाते थे ना, तो वो सब के सब इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, अधिकतर लोग। और जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे ना, वो वहां पर इंग्लैंड में रहकर इस तरह की
क्रियाकलापों को अंजाम दिया करते थे। और वो जो है वहां पर इंडिया हाउस में भारतीय छात्रों को प्रेरित करते थे देश प्रेम के लिए कि भाई तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने आए हो, अच्छे से पढ़ो लिखो और उसके बाद अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करवाओ। इस टाइप से वो वहां काम करते थे। तो विनायक दामोदर सावरकर जी इंग्लैंड में, लंदन में कृष्ण जी वर्मा, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, उनसे संपर्क में आए और इंडिया हाउस का हिस्सा रहे। तो ये आप ध्यान रखना। वहीं पर ना मदन लाल ढींगरा वो भी रहा करते थे इंडिया हाउस में उसी समय जिस समय विनायक दामोदर सावरकर जी थे। हम लोग आगे देखेंगे श्याम जी कृष्ण जी वर्मा के बारे में। तो विनायक दामोदर कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। अब इधर वापस आते हैं हम लोग अपने इंडिया में, भारत में क्या चल रहा था। तो देखिएगा इसी समय ना एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जो कि इसी संस्था का था, अभिनव भारत का, पांडुरंग महादेव। पांडुरंग महादेव ये अभिनव भारत संस्था से ही जुड़ा हुआ था। पांडुरंग महादेव, इसको जो है पेरिस भेजा जाता है। पेरिस, पेरिस कहां पर है? तो ये फ्रांस में पेरिस भेजा जाता है। और वहां पर जो है ये पेरिस में जो रूस के क्रांतिकारी होते हैं उनसे बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। मतलब इसको जो है पेरिस भेजा गया ताकि वो रूसी क्रांतिकारियों से मिल करके उनसे बम और दूसरे हथियार बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तो पेरिस और रूसी क्रांतिकारी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत के किस क्रांतिकारी को पेरिस भेजा गया था रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की प्रशिक्षण लेने के लिए। देखो पेरिस फ्रांस में है, रूस अलग देश है। माफी चाहूंगा। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि फ्रांस और रूस कहां, क्योंकि जो रूस के क्रांतिकारी थे वो भी इधर उधर, क्योंकि जो फ्रांस था वहां लोकतंत्र आया हुआ था, क्रांति वहां पर भी हुई थी ना, फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी कारण से पेरिस भी काफी इंपॉर्टेंट है, समाजवाद ये सब चीजों के लिए। तो पांडुरंग महादेव ये रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस भारत आते हैं। और यहां पर आकर के जो महाराष्ट्र है, बंबई, वहां के बहुत सारे स्थानों में बम बनाने के कारखाने स्थापित किए जाते हैं। बंबई में, नासिक में, पूना में काफी सारे कारखाने अलग अलग स्थानों पर गुप्त रूप से संचालित करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक कारखाना कोल्हापुर में भी शुरू किया जाता है और वहां पर भी जो है बाकायदा काम शुरू होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक बार क्या होता है, काम चल रहा था और कोल्हापुर के उस बम कारखाने में विस्फोट हो जाता है और इस बात की सूचना जो है अंग्रेजों को चल जाती है कि वहां पर क्रांतिकारी लोग जो हैं बम वगैरह बना रहे हैं। तो इससे जो है काफी सारे लोग धर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। मतलब आवाज होगा तो भाई पता तो चलेगा ना। तो ये जो है कोल्हापुर बम विस्फोट के कारण काफी सारे क्रांतिकारी पकड़ लिए जाते हैं। इसके बाद देखिएगा जो गणेश सावरकर थे ना, ये गणेश सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के भाई, तो जो गणेश सावरकर थे ये राष्ट्रवादी कविताएं लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। देखो जो दोनों भाई थे ना ये क्रांतिकारी तो थे ही थे, साथ ही साथ साहित्यकार भी थे। तो इन्होंने जो है एक काफी सारी राष्ट्रवादी कविताएं लिखी थी, देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी थी। इस कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। इसके बाद देखिएगा नासिक षड्यंत्र केस होता है। इसी समय क्या होता है, नासिक षड्यंत्र केस। नासिक कहां पर है भाई? महाराष्ट्र में है। तो नासिक षड्यंत्र केस, एक एक चीज आप लोग नोट करते चलिएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूं। तो नासिक षड्यंत्र केस क्या हुआ था? नासिक षड्यंत्र केस में इसी अभिनव भारत से संबंधित एक क्रांतिकारी थे। ये 1909 की घटना है। अनंत लक्ष्मण करकरे, अनंत लक्ष्मण करकरे, कई स्थानों पर कान्हरे भी लिखा जाता है, इस तरह से कान्हरे, अनंत लक्ष्मण करकरे। तो इन्होंने क्या किया, अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसका नाम था जैक्सन, डीएम बोलेंगे ना इसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जैक्सन, इसकी हत्या कर दी। बहुत बड़ी घटना थी ये भी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब एक तरह से कलेक्टर, आप समझ लीजिए। अगर आज के समय में भी किसी कलेक्टर की हत्या हो जाए तो कितना बड़ा मुद्दा होगा।
तो उस जमाने में तो अनंत लक्ष्मण करकरे अभिनव भारत से ही ये संबंधित थे, ध्यान रखना। तो 1909 में इन्होंने जो है नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। बवाल मच गया, अंग्रेज सरकार का माथा ठनक गया कि भैया ये क्या हो गया, मतलब कि ये जो क्रांतिकारी है ये किस लेवल तक चले गए हैं। तो अब क्या होता है, धरपकड़ शुरू होता है और ये जो अनंत लक्ष्मण करकरे हैं गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इनके अलावा काफी सारे लोग भी गिरफ्तार होते हैं, जैसे कि कृष्ण जी गोपाल, कुछ नाम आप लोग याद रखेंगे। एक तो हो गया आपका अनंत लक्ष्मण करकरे, उसके बाद देखिएगा कृष्ण जी गोपाल करवे, कृष्ण जी गोपाल करवे ये गिरफ्तार कर लिए। इसके बाद विनायक दामोदर विनायक नारायण देशपांडे, विनायक नारायण देशपांडे, ये दामोदर हैं, ये दूसरे हैं विनायक नारायण देशपांडे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत कुछ है आप लोगों को जानने के लिए और जानना चाहिए एक भारतीय होने के नाते भी। तो देखिएगा अनंत लक्ष्मण करकरे उन्होंने जो है नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी। उसके बाद जो है धरपकड़ शुरू हुआ, अनंत लक्ष्मण करकरे पकड़ लिए गए, कृष्ण जी गोपाल करवे ये भी पकड़ लिए गए, विनायक नारायण देशपांडे ये भी पकड़ लिए जाते हैं और इन सभी को ना मृत्यु दंड दिया जाता है, इन सभी को मृत्यु दंड दिया गया। इसके बाद देखिएगा ये जो घटना घटित हुआ था नासिक में, क्योंकि ये जितने भी क्रांतिकारी थे अभिनव भारत से जुड़े हुए थे और अभिनव भारत को किसने स्थापित किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर और इनके जो भाई थे गणेश सावरकर, भाई वो तो पहले से जेल में बंद है राष्ट्रवादी कविताएं लिखने के कारण। तो अब जो है इस संस्था के जो संस्थापक थे उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है कि भाई आपके द्वारा जो संस्था बनाया गया है उसमें सब मिलजुल करके ही तो काम करेंगे, ये अंग्रेज जो है आरोप लगाते हैं। और विनायक दामोदर सावरकर को लंदन से नासिक लाया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। इसके बाद जो है विनायक दामोदर सावरकर जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल में भेज दिया जाता है, जहां पर वो पूरे आजीवन वहां पर कैद रहे, वहीं पर उनकी बाकी जिंदगी बीतती है। जब भारत स्वतंत्र होता है तब फिर वो भारत आते हैं। तो इनकी एक अलग ही कहानी है, हम लोग उसको जो है अलग से डिटेल में हम लोग जानेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी को। अभी के लिए फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि नासिक षड्यंत्र केस के कारण विनायक दामोदर सावरकर जी को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और उनको जो है सेल्यूलर जेल जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर सजा ए काला पानी दिया गया। उस समय यही बोला जाता था सजा ए काला पानी, क्योंकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वहां से भाग पाना बड़ी ही कठिन होता था। तो इनको भी जो है यहां पर सजा हो जाता है। अच्छा, विनायक दामोदर सावरकर जी के संबंध में आप लोग ध्यान रखेंगे, जब इंग्लैंड में थे ना तो 1906 में ये गए थे इंग्लैंड, तो 1907 और 1908 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो स्वर्ण जयंती मनाया गया, 50 साल पूरे हो रहे थे तो स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा था। तो उस सिलसिले में वहां पर काफी सारे कार्यक्रम हुए इंग्लैंड में, यहां तक कि अंग्रेजों ने भी कार्यक्रम किए और अंग्रेजों ने ना अपने जो उनके जो सैन्य अधिकारी थे उनको सम्मानित किया कि भारत में आज से 50 साल पहले भारतीयों ने विद्रोह किया था और हमारे वीर अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया। इस तरह से जो अंग्रेज थे वो अलग से वहां कार्यक्रम कर रहे थे और जो भारतीय थे वो हमारे जो शहीद हुए थे उस समय में क्रांतिकारी 1857-58 में, चाहे वो मंगल पांडे जी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, तो उन सबको इन्होंने श्रद्धांजलि दिया। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से वहां पर इस दिन को सेलिब्रेट किया। और इसी समय विनायक दामोदर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक लिखी, 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम। वो पुस्तक आप लोग पढ़िएगा तो उसको लिखा और उसी में इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को क्रांति कहा, राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय क्रांति कहा, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इससे पहले तक किसी भी इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कहा था, अधिकतर जो है विद्रोह कह रहे थे। तो ये जो है एक राष्ट्रीय क्रांति कहते हैं 1857 की क्रांति को। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं ये महाराष्ट्र में हुई थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पंजाब में क्या कुछ घटनाएं हुई थी क्रांतिकारी आंदोलन के समय। तो देखिएगा, अगर
मैंने जैसे बताया कि भारत में अपने जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं उनके द्वारा जो है क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू किया गया था। तो अगर आपसे बंगाल पूछा जाता है ना, तो बंगाल में किनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू किया गया था? तो एक समाज है भद्रलोक समाज। भद्रलोक समाज बंगाल में, बंगाल हेडिंग डाल लीजिए। तो बंगाल में भद्रलोक समाज द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की गई। भद्रा नहीं, भद्रलोक, भद्रलोक। तो इन्होंने जो है बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया भद्रलोक समाज के द्वारा। ध्यान रखना, भद्रलोक। अब देखिएगा ये जो भद्रलोक समाज है ना, इन्होंने लगभग 1870 के आसपास काफी सारे गुप्त समितियां स्थापित की गई थी। उस समय के जो युवा लोग थे उन्होंने 1870 के आसपास काफी सारी गुप्त समितियां, गुप्त संगठन बना रखे थे, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। बस वो थोड़ा सा मिलते रहे होंगे, इस तरह से काम करना है, उस तरह से काम करना है, लेकिन कोई भी चीज जो है जमीनी स्तर पर नहीं आ सकी। और बंगाल में किस समय हमको क्रांतिकारी घटनाएं देखने को मिलती है? तो स्वदेशी आंदोलन के समय में। तो देखते हैं क्या कुछ हुआ था। अच्छा, मैं एक चीज भूल रहा हूं, जो मैंने चापेकर बंधुओं के विषय में बताया ना, तो वो ब्राह्मण थे, चित्तपावन ब्राह्मण। तो ये आप लोग वहां पर ऐड करिएगा, चित्तपावन ब्राह्मण। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि जो चापेकर बंधु थे वो किस संप्रदाय से आते थे, किस जाति से आते थे, तो चित्तपावन ब्राह्मण थे। ये कौन थे भाई? चित्तपावन ब्राह्मण। वापस आते हैं बंगाल। तो देखिएगा बंगाल में जो सबसे पहले जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होती है, अनुशीलन समिति का नाम आता है। अनुशीलन समिति, तो ये आप लोग विशेष याद रखेंगे, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने इसकी स्थापना की थी। ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? तो मिदनापुर में। याद रखेंगे, मिदनापुर बंगाल में एक स्थान है ना, मिदनापुर। तो वहां पर जो है अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। इसके बाद कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी पी मित्रा ने। किसने? पी मित्रा ने। लेकिन ये लोग जो है उतना कोई विशेष काम नहीं कर पाए। हाँ, प्रचार प्रसार काफी इन्होंने किया और उस समय के जो बंगाली युवा थे उनको जोड़ने का काम इन्होंने किया, और काफी सारे जो युवा हैं इनके संगठन में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बंगाल में जो है ना क्रांतिकारी गतिविधियां उस समय तेज हुई जब बंगाल के दो युवा एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, युगांतर नामक। और ये युवा कौन कौन थे? तो एक थे वारिंद्र कुमार घोष और दूसरे थे भूपेंद्र नाथ दत्त। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो ये जो है दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है, वारिंद्र कुमार घोष। ये जो वारिंद्र कुमार घोष है ना, ये आपके जो अरविंद घोष, जो कि एक उग्र विचार वाले नेता थे, बाल गंगाधर तिलक उनके सहयोगी थे, तो ये उनके भाई थे अरविंद कुमार घोष। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भवानी मंदिर। ध्यान रखना, भवानी मंदिर इनकी एक पुस्तक थी जो कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रेत थी। और इनके जो दूसरे साथी थे भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त, ये जो है ना विवेकानंद जी के भाई थे। स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था ना, विवेकानंद जी का मूल नाम। तो ये उनके भाई थे, भूपेंद्र नाथ दत्त। और ये वारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष जी के भाई थे। तो दोनों जो है अच्छे परिवारों से आते थे और इन्होंने जो है मिल करके एक समाचार पत्र निकाला था, युगांतर। स्पेशली भूपेंद्र नाथ दत्त जी का नाम आपको ध्यान में रखना है जब युगांतर पत्रिका का जिक्र होगा। मैं इस तरफ लिख देता हूं युगांतर। ये 1906 में निकला था। ये जो पत्रिका है 1906 में निकला था, ऊपर ही मैं लिख दे रहा हूं 1906 में। इसके बाद 1907 में ये लोग जो है अनुशीलन समिति से को मतलब फिर से शुरू करते हैं, मतलब कि एक तरह से अनुशीलन समिति को पुनर्स्थापित करते हैं। कब? 1907 में। हाँ, 1907 में ये लोग जो है अनुशीलन समिति को
स्थापित करते हैं फिर से। कहां पर इन्होंने स्थापित किया था, तो ढाका में इसको शुरू किया था। हाँ, ढाका में। ये जो है पहले मिदनापुर में स्थापित हुआ था 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा। ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने जो है मिदनापुर में स्थापित किया था अनुशीलन समिति को। पी मित्रा ने कलकत्ता में, और इन लोगों ने जो है ढाका में स्थापित किया अनुशीलन समिति को। और इनका जो समाचार पत्र था ना, युगांतर, इसका बहुत बड़ा योगदान है बंगाल प्रांत में क्रांतिकारी भावनाओं को प्रसारित करने में, क्योंकि इसके माध्यम से काफी कुछ हुआ था। इसके अलावा एक और समाचार पत्र है, वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, संध्या। ये भी काफी कुछ किया था, संध्या। और इसके जो संपादक थे इनका नाम है ब्रह्म बंधोपाध्याय। कहां दिया, हाँ, ब्रह्म बंधोपाध्याय, इनके संपादक का नाम ब्रह्म बंधोपाध्याय। संध्या नामक पत्रिका का नाम है संध्या, और इनके जो संपादक थे उनका नाम है ब्रह्म बंधोपाध्याय। इन्होंने जो है संध्या नामक पत्रिका निकाली थी। वही एक पत्रिका आप लोगों को याद रखना है, वंदे मातरम। वंदे मातरम पत्रिका किसने निकाली थी, तो अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी। जो वारेंद्र कुमार घोष हैं, इनके भाई अरविंद घोष, उन्होंने निकाली थी वंदे मातरम। हालांकि वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे, लेकिन उग्र विचार वाले नेता जरूर थे। मतलब वो उग्र विचार वाले नेता थे, और कुछ कुछ इस तरह की घटनाओं को वो समर्थन भी करते थे। तो अरविंद घोष की वंदे मातरम पत्रिका ने भी यहां पर क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के लेखों ने, जो केसरी नामक पत्र में निकलता था, वो जो है महाराष्ट्र में उन लेखों ने काफी काम किया। वहां के जो युवा थे उनको क्रांतिकारी भावना से प्रेरित किया। तो ठीक वही काम जो है बंगाल में अरविंद घोष का वंदे मातरम और ये जो युगांतर, इसने किया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या कुछ घटनाएं बंगाल क्षेत्र में घटित होती है। अच्छा, कुछ और समितियों का नाम आप लोग याद रखेंगे। संगठन, एक स्वदेश बांधव समिति, ये याद रखेंगे, स्वदेश बांधव समिति, जिसका स्थापना हुआ था वारीसाल में, और अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे। स्वदेश, ये इंपॉर्टेंट है, बांधव समिति। जिस तरह से ये जो आपका अनुशीलन समिति, वैसे ही स्वदेश बांधव समिति। अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक, अश्विनी कुमार दत्त। वारीसाल में इसकी स्थापना होती है। वारीसाल स्थान का नाम है। अच्छा, जिस समय वारीसाल में पुलिस ने, यहां पर जब सम्मेलन हो रहा था वारीसाल में इस स्वदेश बांधव समिति का, तो काफी सारे क्रांतिकारी यहां पर इकट्ठे थे। तो जो पुलिस है वो वारीसाल में लाठीचार्ज कर देती है, यहां पर क्रांतिकारियों पर बहुत सारा अत्याचार करती है। तो उस समय भूपेंद्र नाथ दत्त ने अपने पत्रिका युगांतर में एक लेख लिखा था, और उस लेख के माध्यम से कहा था कि अगर 30 करोड़ भारतीय अपने दोनों हाथ उठा लेते हैं, मतलब ऐसा उठाने का मतलब ऐसा नहीं, क्रांति के लिए अगर दोनों हाथ उठा लेते हैं, तो जो 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ मिलकर के मुट्ठी भर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। तो इस तरह का जो लेख है किसमें लिखा गया था, युगांतर में। किसके द्वारा, तो भूपेंद्र नाथ दत्त जी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो है एक नाम आप लोग याद रखेंगे, हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो। तो ये जो हेमचंद्र कानूनगो था ना, जैसा मैंने महाराष्ट्र में बताया था, पांडुरंग, क्या नाम बताया था मैंने, एक नाम बताया था ना, पांडुरंग महादेव। हाँ, पांडुरंग महादेव, जो कि पेरिस गए हुए थे वहां पर बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए। तो ठीक वही चीज जो है हेमचंद्र कानूनगो ने बंगाल के लिए किया, और ये भी जो है पेरिस गए और वहां पर रूसी क्रांतिकारियों के साथ मिल करके अस्त्र शस्त्र बम बनाने का प्रशिक्षण और साथ ही साथ सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्या नाम है इनका, हेमचंद्र कानूनगो। ध्यान रखना, हेमचंद्र कानूनगो।
हेमचंद्र कानूनगो। तो ये कहां गए भाई? पेरिस गए। देखो पेरिस गए और वहां पर जो है रूसी क्रांतिकारियों से इन्होंने जो है सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और साथ ही साथ हथियार बम वगैरह बनाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, जैसे कि महाराष्ट्र के पांडुरंग महादेव गए हुए थे। ठीक वैसे ही अब ये भी जो है भारत वापस आते हैं, बंगाल वापस आते हैं और बंगाल में एक स्थान है माणिक तला। माणिक तला, यहां पर जो है एक फैक्ट्री बम वगैरह बनाने का, हथियार वगैरह बनाने का एक कारखाना शुरू किया जाता है। कहां पर? माणिक तला में। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। कौन गया था भाई? तो हेमचंद्र कानूनगो गए हुए थे पेरिस और माणिक तला में इन्होंने जो है अपना क्या कहते हैं एक कारखाना खोला। इसके बाद दो नाम याद रखेंगे, रास बिहारी बोस जो कि आगे चल करके दिल्ली में हार्डिंग पर बम फेंकेंगे, और दूसरा नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इन दोनों ने मिलकर के ना बंगाल के बाहर, जैसे कि पंजाब हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया और दूसरे प्रांत हो गया, वहां पर अपने विचारों को प्रसारित किया। मतलब कि ये जो अभिनव भारत है, जो भी क्रांतिकारी विचार है, उन सब चीजों को, सॉरी अभिनव भारत नहीं, बंगाल में तो अनुशीलन समिति, तो जो क्रांतिकारी विचारधारा है उसको बंगाल के बाहर भी प्रचार प्रसार किया। तो किन किन लोगों का नाम आता है प्रचार प्रसार में? तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल, जिनको सचिन सान्याल भी लिख दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? देखिएगा, बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बंगाल विभाजन। तो क्या था कि सन 1907 में जो पूर्वी बंगाल है ना, पूर्वी बंगाल, तो जो पूर्वी बंगाल है वहां का जो प्रधान अधिकारी होता था, कर्ता धर्ता होता था, वो होता था लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको एलजी बोला जा सकता है, जैसे आज दिल्ली में होता है ना एलजी। तो पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था और वहां का एक बड़ा ही कुख्यात लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ एलन फुलर। एलन फुलर, तो ये बड़ा अलोकप्रिय था एलन फुलर। तो सन 1907 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने इस एलन फुलर को मारने की योजना बनाई और इसको जो है मारा भी जाता है, पीठ में इसको गोली लग भी जाता है, लेकिन ये बच जाता है, मतलब बाद में इसकी मृत्यु नहीं होती है, बच जाता है। तो एलन फुलर को मारने का प्रयास किया गया था। कब? 1907 में। कौन था भैया एलन फुलर? तो ये पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ध्यान रखना, इसको पीठ में गोली मारी गई थी, मतलब ये असफल हुआ था। इसके बाद देखिएगा दिसंबर 1907, मतलब इसी वर्ष दिसंबर 1907 में क्या हुआ? ये दिसंबर 1907, मतलब दोनों घटनाएं एक ही साल की है। आपसे पूछा जा सकता है ये सब चीज, तो नोट करिएगा। दिसंबर 1907 में जो पश्चिम वाला जो बंगाल है वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर। दो बंगाल थे ना, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो ये जो है इधर वाले, मतलब पश्चिम बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर, इसको मारने का प्रयास किया गया, एंड्रयू फ्रेजर को। और क्या किया गया? ये उस समय रेल की यात्रा कर रहा था, जिस समय ये रेल की यात्रा कर रहा था, मतलब कहीं जाने का था इसको, तो उसी समय क्रांतिकारियों का ये इरादा था कि वो लोग जो है रेल की पटरियों को बम से उड़ा देंगे। जिस समय इसकी रेलगाड़ी उधर से गुजरेगी तो उसी समय विस्फोट करना था, लेकिन इसमें जो है इनको सफलता नहीं मिल पाई। तो रेल की पटरी को उड़ाने का असफल प्रयास किया गया। मारना किसको था? एंड्रयू फ्रेजर को, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल प्रांत का। ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी घटनाएं हैं और कभी कभी पूछ ली जाती है। इसके बाद सन 1908, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सन 1908 क्या हुआ था? सन 1908 में तो बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, बिहार में है मुजफ्फरपुर, आधा फ भी लगेगा, मुजफ्फरपुर, हां। तो मुजफ्फरपुर यहां का प्रेसिडेंसी दंड नायक था किंग्स फोर्ड। किंग्स फोर्ड,
ये जो है प्रेसिडेंसी दंडनायक था और ये बड़ा ही कुख्यात था। जो क्रांतिकारी थे ना, जैसे स्कूल कॉलेज में भी जो बच्चे थोड़े से उग्र टाइप के होते थे, उग्र विचार रखते थे, क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते थे, तो उस तरह से भी उस तरह के नवयुवकों को भी ये जो है कड़ी सजाएं दिया करता था। और कोई भी क्रांतिकारी पकड़ लिया जाता था ना, तो उसको, उसने जो गुनाह किया है उससे कहीं ज्यादा उसको सजा देता था ये किंग्सफोर्ड। मतलब इसके दिमाग में ये छाया हुआ था कि ये जो क्रांतिकारी पनप रहे हैं, इनका उदय हो रहा है, इनको जो है पूरी तरह से साफ कर दो। तो किसी ने वो गुनाह नहीं भी किया हुआ होता था तो ये उनको भी बड़ा खतरनाक सजा देता था। तो काफी कुख्यात था। तो क्रांतिकारियों ने सोचा कि भाई इसको निपटाया जाए। तो कैसे निपटाएंगे? तो दो लोगों को इसके लिए तैयार किया गया। एक थे प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी। दूसरे थे खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। तो इन दोनों नवयुवकों को, नवयुवक भी क्या कहेंगे, किशोर थे, 15-16 साल के बच्चे थे और अपने इच्छा से, ऐसा नहीं है कि जो क्रांतिकारी थे वो इस तरह से कम उम्र के जो नवयुवक थे उनको प्रेरित करते रहे होंगे, ऐसा नहीं। ये लोग खुद अपनी प्रेरणा से, अपनी इच्छा से जो है इस काम को चुनते थे। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों का दायित्व था कि वो जो है किंग्सफोर्ड को साफ कर दे, मिटा दे। तो जिस समय किंग्सफोर्ड अपनी गाड़ी मतलब इसका जो भी घोड़ा गाड़ी जो भी रहा होगा, अब घोड़ा गाड़ी भी क्या होता था, वो ना पूरा गाड़ी जैसा सा पैक होता था, सामने घोड़ा होता था, पीछे पूरा पेटी पैक होता था, जिसके अंदर में इनके पूरे आराम की व्यवस्था होती थी, बैठते थे। तो उस टाइप का कुछ था। तो इसकी जो गाड़ी है वो निकलती है। अब थोड़ा सा इनसे चूक हो जाता है, दोनों से, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी से। इनको लगता है कि यही वाली गाड़ी जो है किंग्सफोर्ड की है। वो लोग बम फेंक देते हैं, बम निशाने पर लगता है और विस्फोट भी होता है। लेकिन वहां पर जो है ये किंग्सफोर्ड नहीं था, वो किसी कैनेडी की गाड़ी थी। किसकी गाड़ी थी? कैनेडी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से, देखो कोई सा भी चीज पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। कैनेडी की गाड़ी थी और यहां पर ना दो यूरोपीय महिलाएं सवार थी और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो है ये दोनों पकड़ लिए जाते हैं कुछ ही समय के बाद, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। और जैसा कि हत्या का मामला था तो जो प्रफुल्ल चाकी है ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि जो खुदीराम बोस है ये अंतिम समय तक निडर बना हुआ था। इससे पूछा जाता है कि भैया तुमने आखिर ये काम क्यों किया, तब ये बताते हैं कि ये धरती हमारी मां है, इस टाइप वाली ये बात करते हैं, बड़ा देशभक्त वाला चीज। तो इनको बाद में फिर मृत्यु दंड दे दिया जाता है खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस जी के संबंध में कहा जाता है कि भारत में सबसे कम उम्र के सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। 11 मई 1908 को इनको मृत्यु दंड दिया गया था। कब? 11 मई 1908। 11 मई 1908 को इनको मृत्यु दंड दिया गया, खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने खुद जो है आत्महत्या कर लिया था। तो ये तमाम घटनाएं आप जो है एक के बाद एक लिखते चलिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला जो है माणिकतला। मैंने बताया था माणिकतला, जहां पर हेमचंद्र कानूनगो, इन्होंने जो है पेरिस गए और वहां से फिर बम वगैरह बनाने का सब कुछ सीख करके आए, सैन्य प्रशिक्षण, हथियार बनाना, चलाना, सब कुछ। तो माणिकतला में जो है बड़े अच्छे से सब काम ठीक ठाक चल रहा था, हथियार वगैरह ये लोग बना रहे थे। लेकिन एक क्या कहते हैं, मतलब पुलिस को पता चल जाता है इस कारखाना के विषय में कि यहां पर जो क्रांतिकारी हैं वो बम वगैरह बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। तो यहां पर जो है पुलिस द्वारा धावा बोल दिया जाता है, छापा मार दिया जाता है और यहां पर 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कितने लोगों को? 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 34 क्रांतिकारियों को। और इन 34 लोगों में ना घोष बंधु भी थे। घोष बंधु भी थे। घोष बंधु कौन थे भाई? तो एक थे आपके अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र कुमार घोष। मैंने शुरू में दो नाम बताया था ना, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि विवेकानंद जी के भाई थे और वारिंद्र कुमार घोष ये अरविंद घोष के भाई थे। अब यहां पर जो है वारिंद्र कुमार घोष ये भी गिरफ्तार हो जाते हैं और बाद में जो है अरविंद घोष को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जो अरविंद घोष थे वो वारिंद्र कुमार घोष के भाई थे और जो अरविंद घोष थे वो अपनी पत्रिका वंदे मातरम के माध्यम से उग्र लेख लिखा करते थे। इसके अलावा देखिएगा क्या था,
कि 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। और सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्टतः दो धड़ों में बंट जाता है, एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। तो जो उदारवादी दल था, जो कि संवैधानिक तरीके से काम करने में विश्वास रखता था, मैंने शुरू में बताया था, तो जो उदारवादी नेता है वो लोग कांग्रेस में अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं और उग्र विचार वाले तमाम नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। इन उग्र विचार वाले नेताओं में बाल गंगाधर तिलक भी थे, लाला लाजपत राय जी थे, अजित सिंह थे, विपिन चंद्रपाल थे और अरविंद घोष थे। अब चूंकि जो उग्र नेता थे वो कांग्रेस से बाहर कर दिए गए हैं और जो उदारवादी नेता थे ना, वो ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना शुरू कर देती है। तो अब जो है अंग्रेजों का कांग्रेस के प्रति समर्थन बढ़ता जाता है, सहानुभूति बढ़ता जाता है, क्योंकि कांग्रेस में उदारवादियों का बहुमत हो गया और उदारवादी जो है अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है अंग्रेजों को बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है उग्रवादी नेताओं को सबक सिखाने का, उनको ठिकाने लगाने का। तो वो जो है तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल भेज देते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी को, सन 1908 में। उसके बाद वो जो है लाला लाजपत राय जी के पीछे पड़ जाते हैं, अजित सिंह के पीछे पड़ जाते हैं और यहां पर अरविंद घोष भी उनके उसमें फंस जाते हैं। अरविंद घोष भी अंग्रेजों के जाल में फंस जाते हैं। तो इन 34 लोगों में अरविंद घोष भी थे। अब चूंकि जो अरविंद घोष थे, भले ही उनके विचार थोड़े से उग्र थे और वो अपने भाई और उनके साथियों का समर्थन जरूर करते थे, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी घटना में उनका हाथ नहीं था। तो यहां पर जो है इन 34 लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है और बहुत सारे लोगों को जो है यहां पर सजाएं दी जाती है। अब देखिएगा, जो वारिंद्र घोष थे उनको आजीवन कारावास सुनाया जाता है, अरविंद घोष के भाई वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास। लेकिन जो अरविंद घोष थे उनके विरुद्ध कोई भी जो मुकदमा था वो साबित नहीं हो पाता है। अरविंद घोष के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाता है, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिल पाता है। तो अरविंद घोष जी को रिहा कर दिया जाता है और बाद में जो अरविंद घोष है वो इन सब चीजों से बड़े ही परेशान हो जाते हैं और वो फिर जो है राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़ करके वो चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? पौंडीचेरी, क्योंकि उस समय पौंडीचेरी अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था, फ्रांसीसियों के अधिकार में था। तो यहां पर जो है वारिंद्र कुमार घोष, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि जिस समय यह मुकदमा चल रहा था ना, अच्छा, इसको अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ये जो घटना हुआ था ना माणिकतला में, जो छापा मारा गया, 34 लोगों पर जो मुकदमा चलाया गया, तो ये अलीपुर, कलकत्ता को किसी समय में अलीपुर कहा जाता था, तो अलीपुर षड्यंत्र केस इसको कहा गया। तो आपसे सीधा ऐसे क्वेश्चन भी करेगा कि अलीपुर षड्यंत्र केस से किसका नाम जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पीछे देखा नासिक षड्यंत्र केस, तो नासिक षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा हुआ है? तो उस समय मैंने बताया नासिक षड्यंत्र केस के कारण ही विनायक दामोदर सावरकर जी को क्या किया गया? आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो वो सब चीज आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद फिर अलीपुर षड्यंत्र केस, अभी हम लोग आगे देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस, फिर लाहौर षड्यंत्र केस। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखना है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस, इसमें वारिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास और अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। अच्छा, ये जो केस जब चल रहा था ना, तो उस समय कुछ हत्याएं भी हुई थी। हत्याएं किसकी हुई थी? तो जो लोग इस केस से जुड़े हुए थे ना, मतलब क्रांतिकारी नहीं, जो क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, उनकी हत्या हुई। तो एक गवाह था नरेंद्र गोसाई, इसको जेल में ही मार दिया गया, जो कि इनके खिलाफ गवाही दे रहा था, इन्हीं का साथी रहा होगा, नरेंद्र गोसाई, इसको जेल में ही मार दिया गया। नरेंद्र गोसाई को जेल में ही मार दिया गया। ये 1909 की घटना है, हाँ, लगभग 1908 की घटना है ये, 1908 की, नरेंद्र गोसाई। इसके बाद 1908 में ही पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जो पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है ना, पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो इसको जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में गोली मार दिया गया। किसको? पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मतलब एसपी जिसको हम लोग बोलेंगे, एसपी, उसको जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में गोली मार दिया गया 1908 में। इसके बाद 1909 में जो सरकारी प्रोसिक्यूटर था उसको भी मार दिया गया। तो ये इस केस से जुड़े हुए लोगों को क्रांतिकारियों ने मारा, एक तरह से अपना बदला लिया। तो ये था भाई आपका अलीपुर षड्यंत्र केस।
इसके बाद देखिएगा बंगाल के ही एक और क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतीन्द्र दास मुखर्जी। जतीन्द्र दास मुखर्जी, जिनको बाघा जतिन भी बोला जाता था। बाघा जतिन इनका पूरा नाम क्या था? जतीन्द्र दास मुखर्जी। कई स्थानों पर मुखोपाध्याय भी मिलता है, यतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय ऐसा भी इनका नाम मिलता है। इन सब पर ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब एक स्टोरी टाइप का वीडियो होगा जिसमें फैक्ट वाली चीजें ज्यादा नहीं होंगी, वो स्टोरी टाइप का, इन्होंने किस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया वो सब चीज हम लोग देखेंगे, वो स्टोरी टाइप का होगा। बाकी यहां आप लोग फैक्ट लोग को जानिएगा। तो बाघा जतिन, ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या फिर जतीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय, तो ये भी काफी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। तो ये पूछा भी गया है। तो बालासोर एक स्थान है, बालासोर, तो ये 1915 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं बाघा जतिन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रास बिहारी बोस के द्वारा हार्डिंग पर बम फेंकना। देखो रास बिहारी बोस जो कि आगे चल करके आजाद हिंद फौज से जुड़ेंगे। रास बिहारी, राज नहीं, माफी चाहूंगा, रास बिहारी बोस। अच्छा, एक ना थे रास बिहारी घोष, एक था रास बिहारी घोष जिसने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो घोष था, ध्यान रखना, घोष, घड़ी का घ, ये बोस है, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस इसने जो है अपने साथियों के साथ, जिसमें बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीर चंद और एक का क्या नाम है, अवध बिहारी, इन सब के साथ मिल करके ना इन्होंने प्लान बनाया और वायसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंकना था। किसके ऊपर? वायसराय हार्डिंग। देखो ये घटना कब घटित हुई थी? तो 1912 में, दिसंबर 1912 में। देखिए क्या हुआ कि सन 1911-12 में ना दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया और जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए हुए थे और इसी समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही साथ ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली में राजधानी बनाने की बात की गई, घोषणा की गई। घोषणा 1911 में हुआ, लेकिन सारा कुछ होते होते जो है 1912 हो गया। तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग, जो कि उस समय वायसराय था, तो ये बड़े ही धूमधाम से दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। दिल्ली जो कि इसकी नई राजधानी थी, तो बड़े ही धूमधाम से ये दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। तो उसी समय रास बिहारी बोस अपने साथियों के साथ हार्डिंग के ऊपर बम फेंक देते हैं। हालांकि इसमें हार्डिंग को उतना कुछ होता नहीं है, घायल हो जाता है, इसके महावत की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये घायल हो जाता है, बाद में ठीक हो जाता है। और जो रास बिहारी बोस हैं और जो इनके साथी हैं भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन आगे चल करके कुछ 1-1.5 साल बाद रास बिहारी बोस को छोड़ करके बाकी सब पकड़ लिए जाते हैं। जो बसंत कुमार विश्वास थे ना, उन्हीं का काम था बम फेंकने का, मतलब सबका काम डिसाइडेड था। सारा प्लान तो रास बिहारी बोस जी ने बनाया था और जो बसंत कुमार विश्वास थे उनका काम था बम फेंकने का। तो वो भी पकड़ लिए जाते हैं, अवध बिहारी जी भी पकड़ लिए जाते हैं और उसके बाद जो मास्टर अमीर चंद है वो भी पकड़ लिए जाते हैं और सबको जो है मृत्यु दंड दे दिया जाता है। लेकिन जो रास बिहारी बोस है ये पकड़ में नहीं आते हैं, ये मतलब भारत से ही बाहर चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं और आगे चल करके वहीं पर फिर इनके द्वारा जो आजाद हिंद फौज, उन सब चीजों की स्थापना होती है, जिसको हम लोग आगे जानेंगे। अभी के लिए फिलहाल आपको इतना ही जानना है रास बिहारी बोस जी के विषय में। तो ये थे रास बिहारी बोस। इसके बाद देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पंजाब के संबंध में। बंगाल के संबंध में आप लगभग इतना ही चीज याद रखिएगा क्रांतिकारियों के संदर्भ में। इसके बाद जो द्वितीय चरण होगा ना, तो उस टाइम पे कुछ घटनाएं होती है बंगाल में, जिसको हम लोग द्वितीय चरण जब पढ़ेंगे उस टाइम पे जानेंगे। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो लाला लाजपत राय जी थे और अजीत सिंह, इन दोनों ने मिल करके ना काम किया। कहां पर?
पंजाब में। इनके लेखों ने यहां पर नौजवानों को प्रेरित किया और जो अजीत सिंह थे वो भारत माता नाम से एक पत्रिका निकालते थे और उस पत्रिका के कारण उनको भी तिलक जी के जैसे अंग्रेजों के कोप भाजन का सामना करना पड़ा। तो पंजाब भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से अछूता नहीं रहा। पंजाब में जो है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ये जो है प्रेरणा स्रोत थे किनके, क्रांतिकारियों के। पंजाब ना जो क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण होगा जब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, तो उस टाइम पे ना पंजाब काफी सुर्खियों में आएगा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। अच्छा, ये जो तमाम चीजें हो रही थी, मतलब जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, तो इन सब चीजों का दमन करने के लिए ना ब्रिटिश सरकार समय समय पर कुछ अधिनियम पारित किया करती थी और उन अधिनियमों के माध्यम से इन क्रांतिकारियों को वश में करने का प्रयास करती थी। और इस बीच ना 1907 से 1911 के बीच लगभग 4-5 अधिनियम पारित किए गए थे काफी जल्दबाजी में, और उनका सबका उद्देश्य यही था जो क्रांतिकारी हैं उनको कुचलना। तो कौन कौन से वो अधिनियम थे देखते हैं। हालांकि मैंने कुछ अधिनियमों का जिक्र पहले किया था। पहला है राजद्रोही सभा अधिनियम। राजद्रोही सभा अधिनियम, तो ये जो अधिनियम है ना ये लाया गया था 1907 में। राजद्रोही सभा अधिनियम मतलब आप किसी सभा में राज के विरुद्ध कोई सभा नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी सभा में आप ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपको इस अधिनियम के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो राजद्रोही सभा अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत ना जो उग्र विचार वाले नेता थे कांग्रेस के, उनके ऊपर भी अंकुश लगाने का कोशिश किया गया। इसके बाद है फौजदारी कानून अधिनियम। फौजदारी कानून अधिनियम यह आया था 1908 में। फौजदारी कानून, आप कोष्टक में लगा लेना संशोधित। ये मैंने एक बार बताया था जिस समय हम लोग उग्र विचारधारा के नेताओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो इन अधिनियमों से ना जो उग्र विचार वाले जो नेता थे जैसे कि तिलक जी हो गए, उन सबको भी अंकुश किया गया। साथ ही साथ जो क्रांतिकारी थे उनको भी इन अधिनियमों के तहत अंकुश करने की कोशिश की जाती थी। तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, इसी के तहत बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, माफी चाहूंगा थोड़ा सा जो मार्कर में इंक समाप्त हो रहा है, 1908। तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम केसरी पर इसको लागू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी का जो केसरी था। इसके बाद देखिएगा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जैसा कि उस समय जो क्रांतिकारी थे वो विदेश चले जाते थे और वहां से जो है बम वगैरह बनाने का गुर सीख करके आते थे। जो पांडुरंग जी हो गए, हेमचंद्र जी हो गए, ये लोग जो है वहां से सीख करके आए और भारत में आकर के बम बनाने का कारखाना शुरू कर दिया। तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, अधिनियम, इस पूरा अधिनियम है ये 1908 में आया था। इसके बाद अगला जो है पांचवा, 5 ही है, इतना ही आपको याद रखना है। सॉरी 5 नहीं, कितना हुआ, अच्छा 6 है, हाँ माफी चाहूंगा। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। भारतीय प्रेस अधिनियम, भारतीय प्रेस। सोचिए उस जमाने में ब्रिटिश सरकार ना समाचार पत्रों से कितना डरती थी, लेखों से कितना डरती थी। ये 1910 में आया था भारतीय प्रेस अधिनियम। इसके बाद आखिरी है, 6वां है, ये है आपका राजद्रोह सभा अधिनियम। राजद्रोह सभा अधिनियम 1911। ये जो है ना राजद्रोही सभा अधिनियम, तो इसी को आप लोग कर लीजिएगा, राजद्रोह सभा अधिनियम। ये कब आया? 1911 में। और इन्हीं अधिनियम के तहत, ये जो 1911 वाला अधिनियम है, इसी के तहत लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह जी, जो भगत सिंह जी के चाचा थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया, जहां पर पहले से बाल गंगाधर तिलक जी गिरफ्तार थे। तो इस तरह से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उग्र विचार वाले नेता थे, जिन्होंने इन क्रांतिकारियों को अपने लेखों के माध्यम से
प्रेरणा दिया था। तो उनको भी जो है अंग्रेजों ने ठिकाने लगाया और साथ ही साथ क्रांतिकारियों को भी इन अधिनियमों के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की गई। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं हमारे भारत में घटित हुई थी। इसके अलावा भारत के बाहर विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हुई थी, जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में जानेंगे। जैसे कि बीच में जिक्र हुआ था श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का, इसके अलावा भिखाजी कामा हो गए, मदन लाल ढींगरा हो गए। तो इन सब के बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। जितना हो सके आप इसको शेयर करिएगा ताकि और भी लोग हमारे भारत के इन वीर सपूतों के विषय में जान सके। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमको एक भारतीय होने के नाते भी अपने वीरों को, अपने वीर सपूतों को जानना आवश्यक है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।